आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी। और आज की कहानी है लाल आंख। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। हमारे साथ कब क्या हो जाए इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम गोपाल है और जिस वक्त मेरे साथ वो डरावनी घटना घटी उस वक्त मेरी उम्र 20 वर्ष की थी। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ और जैसा कि हम जानते ही हैं कि मध्य वर्ग के परिवार वालों का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता है। हमारे सपने तो बड़े बड़े होते हैं और उनको पूरा करने में हम जी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हाथ कुछ भी नहीं आता। मेरे भी बड़े बड़े सपने हैं जिन्हें पूरा करना चाहता हूँ। उस वक्त मैं कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। कुछ ही महीनों बाद अंतिम सेमेस्टर के पेपर होने वाले थे, तो मैं पूरी मेहनत कर रहा था कि मैं उनमें अच्छे अंक ला पाऊँ। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दी अपने चरम पर थी। धुंध का आना आम हो चुका था। सर्दियों में हमारे यहाँ काफ़ी तेज धुंध आया करती थी। मेरे मम्मी पापा मेरे चाचा के लड़के की शादी में गए हुए थे। दरअसल हम शहर में रहा करते थे और चाचा चाची गांव में। मेरे मम्मी पापा एक हफ्ते के लिए गए थे और पीछे मैं अकेला रह गया था। जाना तो मुझे भी था, लेकिन अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने फैसला किया कि मैं शादी वाले दिन ही जाऊंगा और तब तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। मेरे मम्मी पापा जाने से पहले मुझे चेतावनी देकर गए थे कि रात को ध्यान से रहना और अगर डर लगे तो पास में जो अंकल रहते हैं उनके लड़के को बुला लेना। मैंने उन्हें चिंता न करने को कहा और कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ललित को बुला लूँगा। वैसे ललित मेरा अच्छा दोस्त था और मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता था, तो उसे बुलाने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरे मम्मी पापा सुबह की 10 बजे की ट्रेन पकड़कर गांव के लिए निकल गए थे और उनके जाने के बाद मैं भी कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और मैं कॉलेज से सीधा घर आ गया। घर आकर कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर टीवी देख लेता हूँ। तो मैंने टीवी ऑन किया और टीवी देखने बैठ गया। पूरा घर शांत और सुनसान लग रहा था। पहले घर में काफ़ी चहल पहल लगी रहती थी, लेकिन आज घर पूरा शांत था। एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में व्याप्त थी, जो धीरे धीरे मन में डर पैदा कर रही थी। पूरे घर में टीवी की ही आवाज़ गूंज रही थी। कुछ देर टीवी देखने के बाद अकेले घर में मन नहीं लग रहा था, तो मैं मार्केट चला गया। मार्केट से कुछ सामान खरीदने के बाद मैं घर वापस लौट आया। आज समय को ज़्यादा ही धीमे बीत रहा था। अकेले घर में रहना सच में बहुत मुश्किल होता है। मैं आज तक कभी भी अकेले घर में नहीं रहा हूँ। शाम के 5 बज चुके थे। सर्दियों के दिनों में दिन जल्दी ढल जाता है, जिस वजह से शाम को 6 बजे ही अंधेरा छा जाता है। यही सोच मैं अपने खाने का इंतज़ाम करने लगा कि जल्दी ही रात हो जाएगी। मैंने खाना बनाया और फिर खाना खाकर कुछ देर पढ़ लेता हूँ। यही सोच मैं किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठ गया। पढ़ते पढ़ते कब 8 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं ललित को बुला कर लाऊं या रहने दूं, क्योंकि अभी काफ़ी देर हो चुकी थी उसे बुलाने के लिए और बाहर काफ़ी ठंड भी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा रहने देता हूँ, उसे कल बुला लूँगा। वैसे भी एक रात की ही तो बात है, कौन सा मुझे कोई रात को खा जाएगा। मैंने उसे इतनी रात गए परेशान करना ठीक नहीं समझा और मैं सोने के लिए चला गया। मैं बिस्तर में लेटा अपना फ़ोन चला रहा था और फ़ोन पर
एक हॉरर मूवी देख रहा था। वैसे मूवी कोई खास डरावनी नहीं थी, लेकिन रात का समय और मैं अकेला, इस वजह से मुझे वो मूवी काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। एक छोटी सी आहट होती और मैं डर जाता। मैं घर में अकेला था और मूवी देख रहा था, वो भी हॉरर। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैंने मूवी बीच में ही बंद कर दी और मोबाइल को बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। वैसे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन हॉरर मूवी देखने के बाद मन में डरावने ख्याल की बाढ़ सी आ गई थी। अब अकेले घर में हर चीज़ मुझे डरा रही थी। घड़ी की टिक टिक भी किसी भयानक आवाज़ की भांति मन में भय पैदा कर रही थी। रह रह कर आ रहे डरावने ख्याल मुझे सोने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने शांति से सोने के लिए अपने हेडफोन लगाए और म्यूजिक लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। म्यूजिक की आवाज़ में कब मुझे नींद ने अपने आगोश में ले लिया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक मेरी नींद एक जोरदार आवाज़ से टूट जाती है। बाहर से एक भयानक चीखने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। ऐसी भयानक चीख मैंने आज तक नहीं सुनी थी। अचानक आई चीख से मैं घबरा गया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मुझे उस वक्त कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि बाहर कौन हो सकता है और वो क्यों चीख रहा है। मैं घर में अकेला था। ऐसे में मेरा मन बाहर से आती आवाज़ से कुछ ज़्यादा ही घबरा रहा था। मैं कान लगाकर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा और पता लगाने की कोशिश करने लगा कि वो आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है। मैंने अपना फ़ोन संभाला और उसे चालू करके उसमें टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। आखिर इस वक्त कौन चीख सकता है। चीख की आवाज़ रह रह कर आ रही थी, कभी तेज तो कभी धीमे, लेकिन आ रही थी। आखिर यह कौन है जो बाहर चीख रहा है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन मैं खुद को अंदर रोक भी नहीं पा रहा था। बाहर से बार बार आती वो आवाज़ अब मुझे डराने लगी थी। मेरा दिल डर के मारे जोरों से धड़क रहा था, लेकिन इतनी ठंड और डर के कारण बाहर जाने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर जाकर देखूं कि बाहर कौन है। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा था कि जल्द से जल्द ये सब आवाज़ें आनी बंद हो जाए। फिर अचानक एक तेज आवाज़ हुई, जैसे कि कोई चीज़ बाहर आंगन में गिरी हो। उसकी आवाज़ ने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो काफ़ी तेज़ आवाज़ थी, जैसे कि कोई बड़ी सी चीज़ बाहर गिरी हो। मैं हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। मैं धीमे कदमों से बाहर आ रहा था, लेकिन मेरा मन मुझे आगे न जाने की बार बार चेतावनी दे रहा था। वो बार बार मुझसे ये कह रहा था कि रहने दे, न जाने बाहर क्या है। लेकिन मैंने अपने मन को कड़ा किया और आगे बढ़ गया। मैं जब बाहर पहुंचा तो बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और न ही आंगन में कोई चीज़ थी जो कि गिरी थी। फिर वो आवाज़ कहाँ से आई होगी, यही बात मुझे अचरज में डाल रही थी। फिर मैं कुछ और आगे बढ़ा तो चीख की आवाज़ आनी भी बंद हो गई। लेकिन मुझे एक बात बार बार परेशान कर रही थी कि आखिर वो चीख किसकी थी। जब मुझे बाहर कुछ भी नहीं मिला और न ही ये पता चला कि वो चीख किसकी थी, तो मैं वापस अपने कमरे में आ गया और सो गया। वो आवाज़ें सच में आ रही थी या फिर वो मेरा वहम था। यह बात मुझे बार बार परेशान किए जा रही थी कि आखिर अभी मैंने जो सुना वो सच था या बस मेरा वहम। शायद वो मेरा वहम ही रहा होगा। यही सोच मैं वापस सो गया। सुबह उठ नहा धोकर नाश्ता कर मैं अपने कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में जब मुझे
ललित मिला तो मैंने उसे रात को घर आने के लिए कह दिया, क्योंकि रात की घटना के बाद मैं काफ़ी डरा हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि आज की रात भी कल की तरह बीते। तो मैंने उसे कह दिया कि तुम आज रात मेरे घर आकर सो जाना। शाम को 7 बजे ललित मेरे घर आया और फिर मैं पढ़ने के लिए चला गया और ललित टीवी देखने लगा। मैं लगभग 8 बजे तक पढ़ता रहा और जब बाहर आकर देखा तो ललित एक मूवी देख रहा था, तो मैं भी उसके साथ बैठ गया, मूवी देखने लगा। मैंने ललित से पूछा कि कौन सी मूवी देख रहे हो, तो ललित बोला कि मैं एक हॉरर मूवी देख रहा हूँ। यह सुन मैं एक पल को तो सहम गया और रात की वो डरावनी घटना मेरी आंखों के सामने से घूम गई। मैंने ललित से कहा, मुझे ये मूवी नहीं देखनी, कोई और मूवी लगाओ ना। वो बोला, मूवी तो यही देखनी है, तुझे नहीं देखनी तो तू जाकर सो जा। मुझे वो मूवी काफ़ी डरावनी लग रही थी और रात की घटना के बाद तो मुझे हॉरर मूवी के नाम से नफरत सी हो गई थी। तो मैं उठा और सोने के लिए चला गया। ललित कब मूवी देखकर सोया मुझे पता ही नहीं चला। रात के करीब 1 बजे मैं और ललित दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। एक बात इस बात से बेखबर कि किसी की भयानक आंखें हमें ही घूर रही थी। वो अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से गुस्से में हमें ही घूर रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ललित की नींद टूट गई। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा कि बाहर कोई है। वो झट से उठ बैठा और घबराहट में इधर उधर देखने लगा। उसने मेरी ओर देखा। मैं अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। ललित मुझे उठाते हुए बोला, गोपाल उठ, खड़ा हो, गोपाल खड़ा हो। जब मेरे कानों में ललित की आवाज़ पड़ी तो मेरी नींद खुल गई। मैंने ललित की ओर देखा तो वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों? ललित घबराया हुआ बोला, गोपाल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि घर में कोई घुस आया हो। बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है। ये बात सुन एक पल को तो मैं भी घबरा गया। मुझे अचानक से घबराहट होने लगी, सांसें तेज हो गई थी और दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। ललित फिर बोला, हमें बाहर जाकर देखना होगा। यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, बाहर जाऊं या नहीं। आखिर बाहर इस वक्त कौन हो सकता है? यह सभी सवाल मेरे मन में उस वक्त चल रहे थे। तभी ललित मुझे झकझोरते हुए बोला, ए गोपाल क्या हुआ कि सोच में डूब गया? चल खड़ा हो, देखते हैं। मैंने ललित की ओर देखा और हाँ में सिर हिला दिया। हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हम कमरे के दरवाजे के पीछे थे। मैंने धीरे से दरवाजे की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। इतनी ठंड में भी मुझे पसीना आ रहा था। ऐसी ही हालत ललित की भी थी। मैंने ललित की ओर देखा और उसने मुझे दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। मैं एक पल को रुका और एक गहरी सांस लेकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। हमने कमरे के बाहर कदम रखा और धीरे धीरे आसपास देखते हुए आगे बढ़ने लगे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए घर के हर कोने को देख रहे थे। एक एक कर हमने पूरा घर छान मारा, पर हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। जब पूरे घर में हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया तो मैंने ललित से कहा, ललित मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ललित बोला, नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि वो मेरा कोई वहम था, यहाँ ज़रूर कोई था। मैंने किसी की आहट सुनी थी। उसके कदमों की आवाज़ भी मुझे अच्छी तरह से याद है। यहाँ कोई तो था
तुम मानो या ना मानो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई घर में घुस आया हो और हमें दिखाई भी नहीं दिया। फिर हमने घर के मेन गेट को देखा, वो भी अच्छी तरह से बंद पड़ा था। सब कुछ सही था। तो फिर ललित को ऐसा क्यों लगा कि घर में कोई घुस आया हो। हम दोनों वापस आकर सो गए। कुछ पल के लिए मन अशांत रहा, फिर धीरे धीरे नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया, जबकि ललित अभी भी उसी ख्याल में खोया हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने आवाज़ सुनी और कोई मिला नहीं? क्या सच में मुझे कोई वहम हुआ था, या फिर कोई यहाँ सच में था, लेकिन वो दिखा भी तो नहीं। आखिर यह सब चल क्या रहा है यहाँ? यह सब सवाल ललित को घेरे हुए थे और उसे बेचैन किए जा रहे थे। फिर अचानक से एक बार उसके कानों में किसी के कदमों की आवाज़ पड़ी। उसी के साथ उसकी सांसें और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो फिर ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। एक बार फिर उसे कुछ सुनाई दिया। वो जल्दी से मेरी ओर मुड़ा और मुझे उठाते हुए कहा, "श्श, चुप रहो, कुछ बोलना मत, लगता है वो फिर लौट आया है।" यह सुनते ही मेरी आंखें झट से खुल गई और कान खड़े हो गए। मैं ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। किसी के कदमों की आवाज़ धीरे धीरे हमारे कमरे की ओर बढ़ रही थी। इसी के साथ हम दोनों के दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। हम दोनों के चेहरे पर डर के काले बादल दिखने लगे थे। हमारी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। आखिर बाहर कौन हो सकता है, यही बात हमारे दिमाग में उस वक्त घूम रही थी। डर के मारे हम दोनों का बुरा हाल हो चुका था। फिर अचानक वो कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई और सब शांत हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कि एक दूसरे से पूछ रहे हों कि क्या हुआ, आवाज़ आनी बंद क्यों हो गई। इससे पहले कि हम कुछ बोल पाते, फिर हमें कदमों की आवाज़ आई, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कदमों की आवाज़ हमसे दूर जा रही हो। धीरे धीरे कदमों की आवाज़ धीमी होती गई और फिर कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर अचानक से ललित बोला, "क्या हुआ? क्या वो चला गया?" मैंने कहा, "पता नहीं, शायद नहीं, वो यहीं है, क्योंकि दरवाजे खुलने की आवाज़ तो आई नहीं।" हम दोनों इसी कश्मकश में थे कि वो गया कि नहीं। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि जिसे देख हमारी रूह कांप उठी। हमारे कमरे का दरवाज़ा कोई ज़ोरों से पीट रहा था। यह देख हमारा कलेजा मुंह को आ गया। ये सब देख हमें लगने लगा था कि वो जो भी है आज हमें नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक हमारे कमरे की सभी लाइटें फ्लिकर करने लगी। यह देख हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। हम दोनों ज़ोरों से चीख रहे थे और बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। लेकिन हमारी बातों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी कमरे का दरवाज़ा पीट रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि कमरे की सभी लाइटें बंद हो जाती हैं और अचानक से सब शांत हो जाता है। दरवाज़ा पीटना भी बंद हो जाता है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। हम दोनों को बस एक दूसरे की तेज चलती सांसें ही सुनाई दे रही थी। पूरे घर में एक भयानक खामोशी छा जाती है। यह खामोशी भी हमें डरा रही थी। हमारी डरी हुई आंखें कमरे में चारों तरफ झांक रही थी। तभी अचानक ललित को कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चीखने की कोशिश करने लगा, पर उसके गले से एक आवाज़ भी नहीं निकली। जब मैंने देखा कि ललित कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा और उसकी आंखें कमरे में एक कोने में देख रही है,
जब मैंने भी उस ओर देखा तो ये देख मेरी तो जान हलक में ही आ गई कि वहाँ कोने में कोई खड़ा है। अंधेरे में बस उसकी चमकती लाल आंखें ही हमें दिखाई दे रही थी। वो जो भी था वहाँ खड़ा हमें ही घूर रहा था। फिर अचानक से वो पूरा कमरा उस साए की भयानक गुर्राहट से गूंज उठा। वो साया कोने में खड़ा गुर्राए जा रहा था और गुस्से से हमें ही देख रहा था। हम दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। फिर अचानक वो हमारी ओर बढ़ने लगा। जब हमने देखा कि वो हमारी ओर ही आ रहा है तो ये देख हमारी हालत पतली हो गई। हम दोनों उठे और दरवाजे की ओर भागे। हमने दरवाज़ा खोलना चाहा पर दरवाज़ा नहीं खुला। हम जोरों से चिल्ला रहे थे कि हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर अचानक न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, सब सामान्य हो गया। लाइट फिर जल उठी और पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। और जब हमने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा भी खुल गया। हम बाहर आए तो बाहर भी कोई नहीं था। हमने घड़ी में देखा तो घड़ी 3 बजे का समय बता रही थी। बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी तो हम वापस अंदर आ गए और आकर बेड पर बैठ गए। हम दोनों के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे कि वो कौन था, क्या था और ये सब क्या चल रहा है। वो अंदर कैसे आया या फिर कहाँ गायब हो गया। क्या वो कोई भूत था या फिर कोई और चीज़। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ललित भी हैरान था, लेकिन हैरानी से ज़्यादा उसे ये सब देख डर लग रहा था, क्योंकि ऐसे में यहाँ किसी को कुछ भी हो सकता था। वो हमें नुकसान भी पहुँचा सकता था। वो तो भगवान का शुक्र है कि हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। ललित के मन में कई सवाल चल रहे थे जिनके जवाब वो मुझसे पाना चाहता था। ललित बोला, ये सब क्या चल रहा है यहाँ, कौन था वो। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं बिना कुछ बोले वैसे ही बैठा रहा। ललित फिर बोला, कुछ बोलेगा या यूं ही बैठा रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ललित को क्या जवाब दूं। जितना ललित हैरान था उतना ही मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। जितने तुम हैरान हो उतना मैं भी। कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ, लेकिन आज तो इसने हद ही पार कर दी। मुझे तो लगता है कि ये शायद कोई भूत प्रेत का मामला है। ललित मेरी बातें सुन हैरान था। उसे भी यही लग रहा था कि ये कोई भूत प्रेत से जुड़ा हुआ मामला है। ललित बोला, ऐसा है तो हमें एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तुम मेरे घर चलो अभी। ललित का कहना तो ठीक था, लेकिन इस वक्त ललित के घर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। अंकल और आंटी को इस वक्त परेशान करना ठीक नहीं था। तो मैंने ललित से कहा, नहीं, हमें तुम्हारे घर नहीं जाना चाहिए। अंकल और आंटी को क्या कहेंगे कि हमने भूत देखा। वो मानेंगे हमारी बात, बल्कि उल्टा हमें ही सुनाएंगे। हमें सुबह तक यहीं रुकना होगा। कल इसके बारे में देखते हैं कि क्या करना है। मेरी बात सुन ललित थोड़ा परेशान हो गया और मुझसे बोला, तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। वो जो भी है वो फिर आ गया तो हम क्या करेंगे। ऐसे में मैंने उसे समझाया, ललित कुछ नहीं होगा, अब वो वापस नहीं आएगा। कल भी इस वक्त ये सब हुआ था, फिर दोबारा यहाँ कुछ नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। चलो अब सो जाओ। ललित ने मेरी बात मान ली और वो सो गया। इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद नींद तो हमारी आंखों से गायब हो चुकी थी। फिर भी हमने सोने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों को नींद नहीं आई। हमने करवटें बदलते हुए समय बिताया। सुबह के लगभग 7 बजे ललित बोला,
गोपाल, अब मैं चलता हूँ। कॉलेज से लौटने के बाद देखते हैं इसका क्या करना है, ठीक है? मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, तुम भी अब जाओ, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। इसके बाद ललित वहाँ से चला गया। मेरे दिमाग में अभी भी रात का वो भयानक दृश्य घूम रहा था जब मैंने उसे कोने में देखा था। उसकी वो लाल गुस्से से भरी आंखें अभी भी मुझे डरा रही थी। मुझे अभी भी ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि वो अभी भी यहीं कहीं मेरे आसपास ही है और मुझे ही देख रहा है। मैंने एक गहरी सांस ली और उठकर कमरे से बाहर आया। मैंने अपने आप को संभाला और कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। मेरा सारा दिन यही सोचते हुए निकला कि आज रात फिर से वही सब हुआ तो मैं क्या करूँगा, और अगर मैं ललित के घर जाता हूँ तो अंकल और आंटी क्या सोचेंगे। पूरे दिन मेरे दिमाग में यही सब चलता रहा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में मैं क्या करूँ। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और मैं अपने घर की ओर जा रहा था। मैं रास्ते में ही था कि तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से मेरा दोस्त ललित आ रहा था। वो दौड़ते हुए मेरे पास आया और बोला, मुझे हल मिल गया है तुम्हारी समस्या का। यह सुन मैं थोड़ा हैरान हुआ और उसे पूछा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, ज़रा मुझे साफ साफ बताओगे कि क्या कहना चाहते हो? ललित गंभीर होते हुए बोला, रात क्या हुआ तुम्हें याद नहीं है क्या? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मुझे एक बाबा जी के बारे में पता चला है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उनके पास जाना होगा आज शाम ही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ललित क्या कहना चाहता है। भला एक बाबा हमारी मदद कैसे कर सकता है? मैंने फिर उससे पूछा, ललित देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई बाबा हमारी मदद कर पाएगा। ललित फिर बोला, तुम्हें बस वो बाबा ही उस चीज़ से छुटकारा दिला सकता है। वो जो भी चीज़ है, अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो तुम क्या करोगे? इसलिए मेरी बात मानो, हमें उनके पास जाना ही होगा। ललित की बात सुन मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चलने लगे। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने ललित को हाँ कर दी और फिर मैं घर आ गया। हमें शाम को उन बाबा जी के पास जाना था। शाम के 5 बज चुके थे। मैं ललित का इंतज़ार कर रहा था। उसने बोला था कि वो शाम को 5 बजे आ जाएगा, फिर हम बाबा जी के पास जाएंगे। मैं काफ़ी देर से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था, पर वो अभी तक नहीं आया था। अब इंतज़ार करते करते मैं थक चुका था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो अब नहीं आएगा, या फिर वो भूल गया होगा कि हमें बाबा जी के पास जाना है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। मुझे मालूम था कि बाहर कौन हो सकता है, तो मैं उठा और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। मैंने जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर ललित खड़ा था। जैसा कि मैंने सोचा था, वो अंदर आया और बोला, तुम तैयार हो चलने के लिए? मैंने उससे पूछा, इतनी देर कहाँ लग गई? वो बोला, यार मम्मी ने कुछ काम के लिए बाज़ार भेज दिया था, तुम वो छोड़ो, आओ चलो चलते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं और ललित दोनों घर से चल दिए। ललित अपनी बाइक लेकर आया था। हम दोनों बाइक पर सवार होकर बाबा जी के पास जाने के लिए घर से निकल पड़े। वो बाबा जी शहर के बाहर मौजूद एक मंदिर में मिलने वाले थे। वो मंदिर भैरव बाबा का था। मेरे घर से बाबा जी का ठिकाना यही कोई 4 से 5 किलोमीटर दूर था। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने क्या देखा कि वो एक छोटा सा मंदिर था और मंदिर के चारों ओर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। हालांकि वो मंदिर छोटा था, लेकिन देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। हम दोनों जब वहाँ पहुँचे तो हमें एक व्यक्ति बाहर साफ सफाई करता हुआ मिला। जब हमने उससे पूछा कि बाबा जी कहाँ मिलेंगे, तो उसने बताया कि बाबा जी मंदिर में बैठे हैं और ध्यान लगा रहे हैं। इसके बाद हम
वहीं पास ही बने एक चबूतरे पर बैठ गए और बाबा जी के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगे। हम लगभग पिछले 1 घंटे से बाबा जी के ध्यान से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वहाँ बैठे बैठे ठंड के मारे हमारा बुरा हाल हो रहा था। हाथ पैर सुन पड़ चुके थे। हम दोनों अपने आप में ही सिमटे वहाँ बैठे थे और हमारे लिए एक एक पल और बिताना मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही थी और वो व्यक्ति भी जो यहाँ पर साफ सफाई कर रहा था पता नहीं कहाँ चला गया था। वो भी अब हमें दिखाई नहीं दे रहा था कि उससे पूछ सकें कि और कितना वक्त लगने वाला है। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। शाम के 6:30 बज रहे थे। मुझे अब और यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने ललित से कहा, ललित, मुझे नहीं लगता कि बाबा जी जल्दी ही बाहर आएंगी। मुझे लगता है कि अभी उन्हें और वक्त लगने वाला है। हमें अब चलना चाहिए। ऐसे में ललित बोला, बस 10 मिनट और फिर हम निकलेंगे। इसके बाद हम कुछ देर और वहाँ इस आस में बैठे रहे कि जल्दी ही बाबा बाहर आएंगे। हमारी आंखें मंदिर को ही एकटक निहार रही थी। फिर अचानक मंदिर में कुछ हलचल हुई, जिसे देख हम खड़े हो गए और अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ा दिए। बाबा जी ध्यान से बाहर आ चुके थे और अब वो आरती कर रहे थे। हम कुछ देर आरती खत्म होने का इंतजार करने लगे। आरती खत्म होने के बाद बाबा जी ने हमारी ओर देखा और पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए? ललित ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, हम बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। मेरे दोस्त के घर में कुछ न कुछ अजीब चल रहा है। बाबा जी ने हमें बैठने के लिए कहा और फिर बाबा जी ध्यान लगाकर कुछ जानने की कोशिश करने लगे। कुछ देर ध्यान में बैठे रहने के बाद बाबा जी बोले, एक प्रेत आत्मा तुम्हारा पीछा कर रही है, लेकिन क्यों ये समझ नहीं आ रहा। ये सुन मेरे पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई और दिल की धड़कन भी तेज हो गई। मैंने बाबा जी से पूछा, पीछा? लेकिन क्यों? क्या चाहती है वो? मेरा सवाल सुन बाबा जी बोले, तुम्हें पिछले कुछ दिनों में किसी ने कुछ दिया क्या, जैसे कि कोई चीज? बाबा जी क्या कहना चाहते थे मैं कुछ समझा नहीं। मैं फिर बोला, मैं कुछ समझा नहीं बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? बाबा जी फिर बोले, तुम्हें किसी ने कुछ चीज दी, जैसे कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है, याद करो। मैं कुछ देर सोचने लगा और याद करने लगा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने क्या किया था। फिर मुझे अचानक से एक बात याद आई कि एक दिन कॉलेज से घर आते वक्त रास्ते में पड़ा मुझे एक लॉकेट मिला था, जो देखने में काफ़ी सुंदर था, तो मैंने उसे उठा लिया। फिर मैं बोला, बाबा जी, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन एक दिन घर आते वक्त मुझे रास्ते में पड़ा एक लॉकेट मिला था, जिसे मैंने रख लिया। मेरी बात सुनते ही बाबा जी बोले, उसी लॉकेट को लेने वो आत्मा तुम्हारा पीछा कर रही है। तुम्हें जल्द से जल्द उसे वापस लौटाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये सुनते ही कि वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है, मेरी सांसें एक पल को थम सी गईं। मेरी आंखों के सामने से वो रात वाला दृश्य घूम गया, जब वो मेरे कमरे में गुस्से से घूर रही थी। मेरे मन में अलग अलग डरावने ख्याल आने लगे। मुझे घबराया हुआ देख ललित बाबा जी से बोला, तो फिर हमें क्या करना होगा बाबा जी? बाबा जी बोले, तुम्हें उसकी वो चीज उसे वापस लौटानी होगी। फिर ललित बोला, लेकिन कैसे? हम भला कैसे एक प्रेत आत्मा को कोई चीज़ लौटा सकते हैं? बाबा जी बोले, तुम्हें वो चीज़ एक चौराहे पर रख देनी है
और फिर वापस लौट आना है। बाकी का काम वो प्रेत आत्मा खुद ब खुद कर लेगी। और हाँ, एक बात याद रहे, उसे रखने के बाद वापस मुड़कर नहीं देखना है और ना ही कुछ बोलना है, समझ गए? मैंने बाबा जी से पूछा, इतना करने के बाद क्या वो हमारा पीछा करना छोड़ देगी? बाबा जी बोले, हाँ, तुम इतना करो, फिर वो कभी वापस नहीं आएगी। बाबा जी से उपाय सुनने के बाद हम जल्दी से घर आए और उस लॉकेट को ढूंढने लगे। जैसे ही हमें वो लॉकेट मिला, हम तेजी से एक चौराहे की ओर भागे, जिसे हमने आते वक्त देख लिया था कि यहाँ पर हमें उस लॉकेट को रखना है। ललित ने चौराहे से कुछ दूर पहले ही बाइक को रोक दिया और मुझे उतरने का इशारा किया। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा पड़ा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और चौराहे के बीचों बीच पहुंच उस लॉकेट को वहां छोड़ दिया। उस वक्त मेरा डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। हर कोने से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो। मेरा दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगा था। फिर मैं धीरे से पीछे मुड़ा और लंबे लंबे कदम लेते हुए ललित के पास पहुंचा और ललित को बाइक भगाने का इशारा किया। कुछ ही पल में हम घर पहुंच चुके थे। ये सब करते करते रात के 8 बज चुके थे। ललित मुझसे बोला, अब क्या करना है? इस वक्त हमें कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने इसके बाद क्या करना है वो तो हमें नहीं बताया, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि इस घर में सोना ठीक नहीं है। मैंने ललित से कहा, मुझे लगता है कि जब तक मम्मी पापा नहीं आ जाते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। ललित मेरी बात से सहमत था। वो बोला, ठीक है, फिर तुम मेरे घर सो सकते हो, मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लूँगा, ठीक है? इसके बाद मैं ललित के साथ उसके घर चला गया। जब तक मम्मी पापा वापस नहीं आए तब तक मैं वहीं ललित के साथ रहने लगा। 1 हफ्ते के बाद जब हम शादी से लौटे, उस रात मुझे इस बात का डर सता रहा था कि आज रात क्या होगा, लेकिन उस रात कुछ नहीं हुआ। वो रात शांति से गुजरी। उसके बाद फिर कभी भी मुझे वो साया दिखाई नहीं दिया। शायद वो यहाँ से जा चुका था, लेकिन उसकी वो डरावनी यादें अभी भी मुझे डराती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।